स्टूडेंट, आज आपका टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। आपका जो मेटल एनर्जी है 6th चैप्टर आपका जो है 12th क्लास में, उसका लास्ट जो स्टेप है मेटल एनर्जी का वो आपका है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इससे पहले 3 जो स्टेप हैं वो हम पढ़ चुके हैं। पहला जो स्टेप था आपका क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, और दूसरा जो स्टेप होता है आपका इसमें वो होता है ओर ड्रेसिंग, जिसको बेनिफिकेशन ऑफ ओर के नाम से जानते हैं। उसमें 6 मेथड हम पढ़ चुके थे, जिसमें आपका हैंड पेकिंग मेथड था, लेविगेशन मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन मेथड था, फ्रोथ फ्लोटेशन और लीचिंग। थर्ड जो स्टेप था आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर, जो कि 2 स्टेप में आपका ये होता है, जिसमें हम पहले कंसनट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं। मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के बाद इसमें 2 स्टेप मतलब 2 तरीके से हम मेटल ऑक्साइड को चेंज करते थे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से। फर्दर उसका रिडक्शन करते थे। आज का जो 4th आपका स्टेप है वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। आई होप आपने सारे पहले पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े तो आप उसको जाके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या चीज़ है? देखिए, जो 3rd स्टेप में आपने जो मेटल ऑब्टेन किया है वो कैसा है? क्रूड मेटल है। क्रूड मेटल के अंदर भी अभी कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं जिसको हमें रिमूव करना होता है। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल में हम यही करने वाले हैं कि जो क्रूड मेटल है, कच्चा मेटल जो है, उसको हम प्योर मेटल में चेंज करना चाहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल की, द कन्वर्जन ऑफ क्रूड मेटल इनटू प्योर मेटल नोन एज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो सबसे पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन में ये कह सकता हूँ, कन्वर्जन ऑफ क्रूड मेटल इनटू प्योर मेटल नोन एज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। उसको क्या बोलेंगे? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बोलते हैं। ठीक है। मतलब जो प्रोसेस आपके यूज़ में आएंगे वो रिफाइनिंग में आपके देखेंगे। 12th पेज पे जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है उसमें 6th मेथड आप पढ़ते हो। कौन कौन से मेथड आपके? तो यहाँ पे मैं मेथड की बात करता हूँ। पहला मेथड आपका जो है वो है डिस्टिलेशन। ठीक है। सेकंड है आपका लिक्वेशन। थर्ड है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी बोलते हैं, तो इसी को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। 4th आपका जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग का एक और नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या नाम है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है। 5th आपका यहाँ पे है वेपर फेज मेथड या रिफाइनिंग। वेपर फेज, मैं एक बार आपको नाम बता देता हूँ, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अपन। वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में 2 तरीके से हम यहाँ पे रिफाइनिंग करेंगे। एक तो है मोड साइंटिस्ट की नेम है MOND, मोड प्रोसेस। और सेकंड है आपका यहाँ पे वैन आर्कले मेथड या प्रोसेस। 6th जो आपका यहाँ पे है वो है आपका कौन सा? क्रोमेटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफिकल मेथड, जो आपका यह नाम है। अब सबसे पहले माइंड में दिमाग में आ रहा होगा कि इम्पोर्टेंट कौन से हैं। इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो क्रोमेटोग्राफी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है। वेपर फेज भी आपका इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग सिंपल है। आप यहाँ पे इनमें देखा जाए तो यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट जो है
जोन रिफाइनिंग इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, वैसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वैसे, पर इम्पोर्टेंस की बात देखा जाए पांचों में से तो 3 आपको करने ही करने हैं, क्योंकि ऊपर वाले ऑलरेडी आपके जो है 10th क्लास में भी आते हैं। तो 12th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से जोन रिफाइनिंग है, वेपर फेज रिफाइनिंग और क्रोमेटोग्राफिक है, इस पे क्वेश्चन पूछता है। इसमें तो आते आते आपके 1 नंबर का 1.5 नंबर का जो भी क्वेश्चन बनाता है वो क्रोमेटोग्राफिक मेथड से आपका क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो आपके ये 6 मेथड है। अब बात करते हैं डिटेल में, चलिए स्टार्ट करते हैं, उतार लीजिए फटाफट। अब यहाँ पे आप हेडिंग लिख दीजिए डिस्टिलेशन। हेडिंग लिखिए डिस्टिलेशन। पहला प्रोसेस आपका कौन सा है? डिस्टिलेशन। देखिए डिस्टिलेशन किसके लिए यूज़ होता है? जो कि वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं, मतलब आपने सॉल्यूशन में पढ़ रखा है, एक वोलेटाइल कंपाउंड होता है, एक नॉन वोलेटाइल कंपाउंड होता है। वोलेटाइल कंपाउंड कौन से होते हैं? जिसके वेपर्स बनते हैं। और नॉन वोलेटाइल कौन से होते हैं? जिसके वेपर नहीं बनते। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो क्या होगा, सीधी सी बात, हमें क्या करना है, मेटल, क्रूड मेटल उसको प्योर मेटल में चेंज करना है। तो यहाँ पे जो अगर वोलेटाइल अगर बनाएंगे, वेपर अगर बनाएंगे, तो वेपर बनाने के लिए मेटल्स हमें ऐसे इस मेथड में वो मेटल्स लेंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम, क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम। तो मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या होंगे, मोर वोलेटाइल होंगे, मतलब एज कंपेयर टू जो इम्प्योरिटी है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम है इसका, और मोर वोलेटाइल है, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे मतलब यहाँ पे। और यहाँ पे अगर इम्प्योरिटी जो इसके अंदर प्रेजेंट है इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एज कम्पेयर टू मेटल वो ज़्यादा होता है। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो कंपैरिजन अगर स्टडी करेंगे तो सीधी सी बात है, अगर 40 डिग्री सेल्सियस है उस टाइम पे आपका यहाँ पे आपका सपोज कीजिए जो मेटल्स है वहाँ पे उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए, और जबकि 60 डिग्री सेल्सियस पे आपकी इम्प्योरिटी वेपर दे रहे हैं, तो 20 डिग्री सेल्सियस का तो डिफरेंस यहीं पे हो गया। मतलब वेपर्स किसके ज़्यादा बन जाएंगे, आपके मेटल के तब तक मिल जाएंगे। कुल मिला के बात ये है कि मेटल आपके ज़्यादा वेपर देगा, और जबकि यहाँ पे इम्प्योरिटी जो है वो आपका वेपर क्या देगा, कम देगा या देगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे ये लेस वोलेटाइल है, या कई केस में ये नॉन वोलेटाइल नेचर के भी होते हैं, है ना। प्रोसेस कैसे करते हैं, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ते हो डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह का हम क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इस मिक्सर को लेते हैं जिसमें आपका मेटल्स है, मतलब क्रूड मेटल है, जिसमें आपका प्योर मेटल प्लस में आपकी क्या है, इम्प्योरिटी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर इस तरह से सेटअप किया है जिसमें हमने टेस्ट ट्यूब ली ही, मतलब ये जो फनल है एक तरीके से जो कि एल शेप की है, मतलब एल शेप जो है वो फनल ले ली। एल शेप क्या होगी आपकी, फनल। ग्लास की ये फनल होती है आपकी, ग्लास फनल, और इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, और इस फनल को हम क्या करेंगे, कंडेंसर के साथ जोड़ देंगे। कंडेंसर के साथ क्या कर देंगे इसको, कंडेंसर में आपकी ट्यूब होती है इस तरह से, ठीक है, जिसमें एक आपका नीचे की साइड इनलेट होगा और इस साइड आपका आउटलेट होगा। मतलब नीचे से हम पानी को क्या करेंगे, ऐड करते हैं, डालते हैं, और यहाँ पे आपका निकलता है।
क्योंकि ताकि सराउंडिंग जैसे ही यहाँ पे वेपर बने तो वेपर के सराउंडिंग में हमने एनवायरनमेंट कैसा क्रिएट कर दिया, कूलिंग। और जैसे ही कूलिंग होगा तो आपका जो वेपर्स होगा बेटा उसके क्या बन जाएंगे, वो कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस होके जो वेपर्स हो वो लिक्विड में बन जाएगा। यहाँ से आपका क्या हुआ कि जो मेटल्स है उसके वोलेटाइल आपके क्या बने, वेपर्स बने। ठीक है, वेपर्स बने तो हमने क्या करा, यहाँ पे कलेक्ट होगी, वेपर्स यहाँ पे आ रहे हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे आपके वेपर्स आ रहे हैं और यहाँ पे क्या हो गया, कंडेंसर ट्यूब है आपकी, ये क्या है आपकी कंडेंसर ट्यूब है। ठीक है, कंडेंसर ट्यूब में हमने क्या कर रखा है, इस साइड से इनलेट और आउटलेट में पानी डाल लें, ट्यूब की सहायता से इसमें पानी डाल लें ताकि जो सराउंडिंग वाला एनवायरनमेंट हो कैसा, उसके कूलिंग हो, सके कूलिंग होगा तो यहाँ पे जैसे ही वेपर उस कूलिंग एनवायरनमेंट के टच में आएंगे तो क्या बना देंगे, लिक्विड फॉर्मेशन बना देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा कुछ। ठीक है, यहाँ तक क्या है, अभी वेपर नेचर है, मेटल जो है वो कैसे है, वेपर नेचर के हैं। और यहाँ पे आपका क्या है, एक रिसीवर है जिसमें हम ये कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने इसको कलेक्ट कर लिया। देखिए इस प्रोसेस में सिंपल सी आपको दिख रहा है, डिस्टिलेशन में जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, वो क्या देगा, वेपर देगा, पहले देना शुरू कर देगा, स्टार्ट कर देगा, और वेपर देगा फटाफट। इसको हम क्या करेंगे, कंडेंस करके और इसको कलेक्ट कर लेंगे। इस रिसीवर में आपके क्या होगा, प्योर मेटल कलेक्ट हो जाएगा। तो क्रूड मेटल से जो प्योर मेटल बनाने का प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है उसमें हम करते क्या हैं कि यहाँ पे द कन्वर्जन ऑफ क्रूड मेटल इनटू प्योर मेटल बाय यूजिंग कंडेंसर ट्यूब नोन एज डिस्टिलेशन। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ये आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस है। और डिस्टिलेशन में होता क्या है, इन डिस्टिलेशन metal having less boiling point and more volatile in nature as compared to impurity. So when we boil it, the metal become give more vapors as compared to impurity. After that the condenser tube change vapor into liquid एंड इट कलेक्टेड इनटू रिसीवर। ठीक है, ये कुछ आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस है। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। क्या करना है आपको, यहाँ पे ये आपका पोर्ट है, आयरन जो पोर्ट है, इसमें आयरन पोर्ट है आपका, और इसमें हम क्या करते हैं, मेटल और इम्प्योरिटी ले लेते हैं और यहाँ पे उसको क्या करते हैं, बॉईल करना शुरू करते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ तो वो वेपर्स बनाना शुरू कर देगा बेटा, और वेपर बनाना शुरू कर देगा तो हम इसको क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका वेपर्स आएंगे, यहाँ पे कंडेंसर ट्यूब लगा दी, कंडेंसर ट्यूब क्या करेगा, उस वेपर को लिक्विड में बनाएगा और इसको कलेक्ट कर लेंगे। ये उन्हीं मेटल के लिए काम में आएगा जिनका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है और इसके अंदर जो इम्प्योरिटी उसकी वो कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। और ज़्यादा है या तो वोलेटाइल हो सकते हैं या फिर आपके नॉन वोलेटाइल नेचर के हो सकते हैं। किसके लिए काम में आता है, जनरली ये जिंक, मरकरी और कैडमियम, इन मेटल के लिए ये डिस्टिलेशन प्रोसेस काम में आता है। ठीक है, फटाफट इसको राइट डाउन कर दो जल्दी से। दूसरा प्रोसेस देखते हैं आपका लिक्वेशन। चलिए बात करते हैं अब आपका लिक्वेशन। पहला हो गया डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में आपने देख लिया। लिक्वेशन जो है वो आपका क्या चीज़ है, देखिए वही इम्प्योरिटी और मेटल है आपकी यहाँ पे। तो जो मेटल्स है वो आपका यहाँ पे क्या है, उसका लेस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है और मोर फ्यूजिबल नेचर की, मोर फ्यूजिबल नेचर है। जबकि आपकी जो इम्प्योरिटी है उसके अंदर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है और ये आपके लेस फ्यूजिबल है। लेस फ्यूजिबल कह सकूँ या फिर ये आपके नॉन फ्यूजिबल नेचर के होते हैं।
जो आपके क्रूड मेटल है वो नॉन फ्यूजिबल नेचर की भी होती हैं। किताबों में लेस फ्यूजिबल ही आपको मिलता है, पर आप जब हायर क्लास में जाओगे तो ये आपके नॉन फ्यूजिबल नेचर के भी होते हैं। ठीक है, देखिए है क्या आपका ये प्रोसेस लिक्विडेशन, बहुत सिंपल आपका प्रोसेस है। अगर बात करूँ मैं यहाँ पे किस मेटल के लिए काम में आता है, तो यहाँ पे टिन और लेड, टिन और लेड के लिए काम में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिक्वेशन जो है वो आपका होता है क्या, लिक्वेशन मतलब नाम से चला लिक्विड नेचर कुछ होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, होता क्या है कि एक इंक्लाइंड आपका एक प्लेन होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब यहाँ पे क्रूड मेटल है, इस क्रूड मेटल में आपके पास क्या है, प्योर मेटल है, हाँ है ना, और प्लस में इम्प्योरिटी है। प्योर मेटल और इम्प्योरिटी की नेचर मैंने आपको बता दी। ठीक है, यहाँ पे जो इंक्लाइंड प्लेन है आपकी, मतलब स्लोप कह सकते हो आप इसको, स्लोपिंग, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके नीचे आग जला के रखते हैं, मतलब बर्न करके रखते हैं, एक तरीके से भट्टी का तरह काम करता है। तो स्लोपिंग फर्नेस की तरह ही आपका क्या है, काम करेगा। और कई किताबों में फर्नेस को आप यहाँ पे हीअर्थ भी बोलते हो। ठीक है, मतलब फर्नेस या हीअर्थ मतलब भट्टी जिसको बोलते हैं आम भाषा में, वही है। यहाँ पे आपके नीचे जो है वो आपका क्या है, टेम्परेचर हाई है। जैसे ही ये इंक्लाइन प्लेन से आएगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेटल्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, वो जल्दी से लिक्विड बन जाएगा। क्या करेगा, लिक्विड जल्दी से बन जाएगा आपका। और जो आपका इम्प्योरिटी है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, आपका ज़्यादा है। और एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो मेटल्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है, वो लिक्विड बन के फटाफट आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमने रिसीवर रख रखा है, यहाँ पे हमने रिसीवर रख रखा है, जिसमें आपकी क्या हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी प्योर मेटल्स। प्योर मेटल इसमें क्या हो जाएगा बेटा, कलेक्ट हो जाएगा। पर ध्यान में ये भी रखना है कि आप ये जो प्रोसेस कर रहे हो, क्योंकि जैसे आप हीट दे दोगे और यहाँ पे एयर प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पे मेटल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मेटल का यहाँ पे आप अगर हीट दे दिया तो मेटल ऑक्साइड हो गया, और मेटल ऑक्साइड हो गया तो ये तो आपका थर्ड स्टेप वापस बन गया, जिसमें हमने क्या कर रहे थे, कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड और इनटू मेटल ऑक्साइड, यही तो कर रहे थे, जिसमें कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के द्वारा कर रहे थे। कैल्सिनेशन आपका सी से कैल्सिनेशन, सी से कैंसिल मतलब एयर कैंसिल कर दी। और वो किसके लिए काम में आ रहा था, आपका कार्बोनेट के लिए काम में आ रहा था। और जबकि सल्फाइड जो है रोस्टिंग चिकन, जिसमें आपकी एयर की प्रेजेंस में हीट होता है, और ये सल्फाइड और के लिए बेसिकली काम में आते हैं। तो ये तो स्टेप आपका वापस हो गया। तो हम क्या करते हैं, ये जो होल प्रोसेस है, ये आपका जो होल प्रोसेस है ना, इसको क्या करते हैं, ये इनर्ट एटमॉस्फेयर में क्रिएट करते हैं। इनर्ट एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। इनर्ट एटमॉस्फेयर में क्रिएट करने का फ़ायदा क्या हो गया, ये जोन रिफाइनिंग में भी हम करेंगे, ये हम मोल्ड प्रोसेस और इनमें मतलब जिसमें हम हीट करते हैं मोस्टली, उन केस में, उन रिफाइनिंग मेथड में हम क्या करते हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का फ़ायदा क्या है कि इट कैन प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल का ऑक्सीडेशन होने से बचाता है आपका इनर्ट एटमॉस्फेयर। ठीक है, कभी पूछ लिया जाए कि आपका रिफाइनिंग के दौरान हम इनर्ट एटमॉस्फेयर क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये मेटल का ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। सारी बात समझे। तो यहाँ पे सिंपल सा ये लिक्वेशन प्रोसेस था, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे इम्प्योरिटी और प्योर मेटल कलेक्ट होती है, इसको हम गर्म करते हैं, स्लोपिंग फर्नेस या हीअर्थ जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे आपका जो मेटल्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण वो लिक्विड जल्दी बन जाता है। और यहाँ पे फिजिक्स ये कहती है कि आपकी लिक्विड जो बनेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी फास्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये जल्दी से आपका यहाँ पे आ जाएगा, जबकि इम्प्योरिटी आपकी क्या रह जाएगी, पीछे ही रह जाएगी। यहाँ पे आपकी इम्प्योरिटी लेफ्ट रह जाएगी पीछे, और प्योर मेटल जो वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझो।
तो इसमें लिक्वेशन में लिख देना फटाफट कि इसमें लिखना बेटा, दिस मेथड इज़ बेसिकली यूज्ड, दिस मेथड इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर purification of metal, for purification of metal which having less melting point and more fusible in nature as compared to impurity, नेक्स्ट लाइन से लिखना बेटा, द क्रूड मेटल is heated in inert atmosphere to prevent oxidation of metal, on sloping furnace. Next let's say, when the metal melt and flow down into receiver, leaving behind infusible या less fusible, leaving behind infusible impurity on furnace या hearth, on furnace और hearth. फटाफट डायग्राम बना दो इसका जल्दी करके. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को ही क्या बोलते हैं आप? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हो. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है. ये आपका पहला मेथड है. क्या होता है इसके अंदर आपका, अगर बात करें हम पहले मेथड में, तो यहाँ पे क्या चीज़ है देखिए, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे हम इस रिफाइनिंग में. इसलिए करते क्या है, जो क्रूड मेटल है आपका, क्रूड मेटल का एक ब्लॉक बनाते हैं. मतलब क्रूड मेटल लिया, उसको एक ब्लॉक या रोड में बदल दिया, और ये जो रोड है आपकी, उसको हम क्या करेंगे, सेल के साथ जोड़ेंगे जो कि एनोड की तरह बिहेव करेगा. ठीक है. और एक लेंगे हम प्योर मेटल, जो उसी रोड की होगी जो क्रूड मेटल है, और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा. ठीक है. चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे आपका एक काम करेगा. यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने क्या किया, क्रूड मेटल को रोड बना लिया. ये आपकी रोड है, और एक मैंने ले ली प्योर मेटल. ठीक है. ये आपकी है प्योर मेटल. जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कॉपर. मैंने जो ये रोड है वो ली है, क्रूड मेटल है, और किसकी ले ली, एग्जांपल ले रहा हूं मैं कॉपर का. और ये मैंने यहाँ पे ली है प्योर मेटल, और कॉपर की मैंने रोड ली है. और यहाँ पे मैंने इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया. बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो किसके साथ जोड़ना है, क्रूड मेटल के साथ. और हमें पता है पॉजिटिव टर्मिनल जैसे जोड़ते ही एनोड की तरह बिहेव करने लग जाएगा. मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा. और ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल जिसके साथ जुड़ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा. हाँ या ना.
इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस सेल के अंदर उसी का ही एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या करा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। मतलब इसके अंदर आपका CO2 प्रेजेंट है और SO4 2- ये आपका प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या कि सबसे पहले आपका क्या होगा, एनोडिक रिएक्शन स्टार्ट होगी। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन जब भी होती है उसमें हम सबसे पहले डील किसका करते हैं, एनोड रिएक्शन डील करते हैं। मैंने आपको कई बार भी बता चुका हूँ, जब भी हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, उसमें हम एनोडिक रिएक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि एनोडिक रिएक्शन में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तभी तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा आपका। भैया आपको कोई पैसे दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है तभी तो आप लोगे। अगर कोई पैसे देगा ही नहीं तो आप लोगे कहाँ से पैसे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि एनोड के ऊपर होगा ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम डील करेंगे एनोडिक रिएक्शन, देन उसके बाद क्या करेंगे, हम कैथोडिक रिएक्शन डील करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कैसे आपकी रिएक्शन स्टार्ट होगी आपकी, एक बार आप ऊपर वाली चीज़ उतार लेना है। वैसे देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एनोडिक रिएक्शन की। एनोडिक रिएक्शन आपकी बेसिकली है क्या, एनोडिक रिएक्शन में आपका क्या है, कॉपर की रोड है। कॉपर की रोड जो होगी वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, CO2+ और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। ये एनोड के ऊपर रिएक्शन होगी। एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया बेटा आपका, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हुआ आपका क्या होगा, कैथोडिक रिएक्शन होगी। कैथोडिक रिएक्शन में क्या आपके क्या है कि ये जो कॉपर है इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पे आपका क्या है, ये CO2+ की फॉर्म में आ गया। मतलब सॉल्यूशन के अंदर ये आपका जो कॉपर रोड है वो आपका CO2+ की फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पे जो रोड थी वो धीरे धीरे से क्या होती जाएगी, डिग्रेडेट होती जाएगी, क्योंकि CO2+ आता जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन के अंदर जो CO2+ ये वाला वो यहाँ पे क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। मतलब यहाँ पे एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ और वहाँ पे ऑक्सीडेशन होते CO2+ आयन जो हुआ एक्वस में चला गया, और एक्वस में जो CO2+ था, क्योंकि यहाँ पे आपने इसका सॉल्यूशन ले रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है CO2+ वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पे आता जाएगा, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके, और इस रोड के ऊपर कितने आगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस CO2+ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे CO2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, और गेन करते ही यहाँ पे CO आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। हाँ या ना। अगर आप देखोगे ध्यान से तो नेट रिएक्शन जो है वो यहाँ पे क्या दिख रही है, सारी चीज़ आपकी यहाँ पे कट चुकी है। नेट रिएक्शन में हमें ये देखने को मिलेगा कि नो चेंज, बट यहाँ पे हमें देखते हैं कि ये जो आपका एनोड के अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, मतलब धीरे धीरे आपकी क्या होती जाएगी, जो एनोड है आपकी रोड वो डिग्रेडेट होती जाएगी, और इसके नीचे जो है, इसके नीचे जो है आपका यहाँ पे आपका जो मड था प्रेजेंट, इस रोड के अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी वो तो आपकी इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी, बॉटम, मतलब इस रोड के जस्ट नीचे क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनोड के अंदर इम्प्योरिटी थी वो एनोड के नीचे ही जस्ट क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। आप कभी रेत पानी के अंदर गिलास के अंदर पानी लो, उसके अंदर रेत डालोगे तो वो जस्ट आपकी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे भी यही होगा, जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो इम्प्योरिटी अब कोई बाइंडिंग करने वाला है नहीं, अब वहाँ पे ग्रेविटी काम करेगी तो उसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगी, वो गिर जाएगी। एनोड की साइड गिरी है, तो यहाँ पे ये क्या है, मड है, एक तरीके से कीचड़ी तो है आपका, इम्प्योरिटी जो है, तो इसको हम नाम दे देते हैं एनोड मड। क्या दे देते हैं, एनोड मड।
इस एनोड मड को ही हम क्या बोलते हैं, एनोड स्लज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एनोड स्लज, ठीक है, एनोड स्लज भी इसको बोला जाता है। अब हमने ये देखा कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, आपका रिडक्शन। अब यहाँ पे जो आपकी इम्प्योर मेटल थी वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, इसके ऊपर डिपॉजिट होती जाएगी, हाँ या ना। यहाँ पे आपकी धीरे धीरे ये जो रोड है वो क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी आपकी, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये आपका जो डायग्राम है, अब मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें चेंज होगी, फटाफट एक बार इसके राइट डाउन कर लो एक बार जल्दी से। देखिए अब मैं दोनों डायग्राम से आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। यहाँ पे ये आपकी रोड है और ये आपकी ये आपका क्या है, एनोड है, और ये आपका कैथोड है, और ये क्या है, आपकी क्रूड मेटल है। ये आपकी क्या है, प्योर मेटल है, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या होगी, रिएक्शन शुरू होगी। क्या रिएक्शन होगी आपके एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर Cu2+, Cu जो हो आपका Cu2+ देगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपकी कैथोड के ऊपर आ जाएंगे। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, प्योर मेटल कैथोड की तरह, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पे जो कैथोड है, कैथोड क्या है आपका Cu2+, जो आपकी यहाँ पे जो आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पे Cu2+ आपके सॉल्यूशन में आते जाएंगे। जो सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट है आपके Cu2+ वो आपके क्या होते जाएंगे, इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे। अब यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करके देखोगे, जो Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Cu में चेंज हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे जो रोड है वो डिग्रेडेड होती जाएगी आपकी। ये जो रोड है वो आपकी डिग्रेडेड होती जाएगी और कॉपर का डिपॉजिट जो आपका Cu2+ वो क्या होता जाएगा, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। और यहाँ पे इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है बेटा, वो क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, हाँ या ना। हम जो रोड ले रहे थे वो अब क्या होती जाएगी आपकी, इसकी विड्थ क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। तो यहाँ पे ये जो आपके जो क्रूड मेटल है, और यहाँ पे क्या था आपका सॉल्यूशन, जो कि किसका, आपका Cu2+ और SO4, मतलब कॉपर सल्फेट का आपका यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन है। और यहाँ पे धीरे धीरे आपका क्या होता जाएगा, एनोड के नीचे मड इकट्ठा होता जाएगा, जिसको एनोड मड के नाम से जानते हैं या एनोड स्लज के नाम से भी जानते हैं, हाँ या ना। यहाँ पे ये जो रेड कलर का वो क्या दिख रहा है आपका, कि कॉपर का डिपोजिशन हुआ है। जो कॉपर का है वो डिपोजिशन हुआ है। अब यहाँ पे ये आपका प्रोसेस होता जाएगा और जो क्रूड मेटल है वो आपकी डिपॉजिट होती चली जाएगी कैथोड के ऊपर। फाइनली आप ये ऑब्ज़र्व करके देखोगे, जो कैथोड आपने ली थी उसकी मोटाई आपकी बढ़ चुकी है और एनोड आपकी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। गायब इसलिए हो जाएगी क्योंकि वो सॉल्यूशन के अंदर चलेगी और सॉल्यूशन का जो Cu2+ था वो आपका कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया। यहाँ पे इसी तरह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में अगर मेटल को, क्रूड मेटल को हम अगर रिफाइनिंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन लिख दीजिए फटाफट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की। इसमें लिखना, द कन्वर्जन ऑफ क्रूड मेटल, द कन्वर्जन ऑफ क्रूड मेटल इनटू प्योर मेटल
into pure metal by using electricity and salt solution known as electro refining ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखना, इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब मैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बता रहा हूँ ये क्या क्या चीज़ें आपकी होती है। इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्रूड मेटल चेंज इनटू ब्लॉक और रोड शेप and act as a anode in electrolytic cell while pure metal act as a cathode and these rod ऐसे लिखना, and these rod dipped into double salt solution नेक्स्ट लाइन से लिखना, here redox reaction will be occur so first we deal anodic reaction in which copper rod become oxidized and copper ion goes to salt solution so सेम अमाउंट यहाँ से जितने आएंगे, सपोज कीजिए अगर 5 कॉपर आयन अगर आए यहाँ से, तो 5 कॉपर आयन क्या करेंगे, आपके कैथोड के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। सो सेम अमाउंट ऑफ कॉपर आयन goes from aqueous solution and reduce at cathode so in electro refining the metal from anode does not get directly deposit on cathode ये क्वेश्चन कभी कभी इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कॉपर आयन वो सीधा डिपॉजिट हुआ है, इनडायरेक्टली हुआ है, क्योंकि वो पहले क्या आएगा, सॉल्यूशन के अंदर आएगा, और सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट है कॉपर आयन वो डिपॉजिट होगा आपका कैथोड के ऊपर। तो डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं होगा आपका, इनडायरेक्टली डिपॉजिट होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखना, इसमें लिखो बेटा, the impurity which is present
in crude metal becomes settled down at the bottom of anode. This is known as anode mud or anode sludge ठीक है। स्टार करके एक बात लिख देना बेटा कि ये जो आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड है ना, ये किस किस मेटल के लिए काम में आता है। तो इसमें लिखना इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड, स्टार करके लिख देना। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड इज बेसिकली यूज्ड फॉर सिल्वर गोल्ड कॉपर कोमा निकल कोमा जिंक मेटल्स ETC जिंक मेटल्स। ठीक है, इन मेटल्स के लिए आपका क्या है, ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेटल्स काम में आता है। उसके बाद ये डायग्राम बना देना, ठीक है ना। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। एक बार दोबारा देख लीजिए। हम क्या करते हैं कि जो क्रूड मेटल है उसका एक ब्लॉक बनाते हैं, रोड बनाते हैं और इसको एनोड को लगा देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। जो प्योर मेटल है उसी का उसको कैथोड लगा देते हैं। और यहाँ पे ये आपने देखा भी होगा कि जो आपका क्रूड मेटल है उसकी विड्थ ज़्यादा है शुरू में, जबकि आपका एनोड जो है आपका मतलब कैथोड जो है आपका उसकी जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है वो कम है। यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, डबल सोल्ट सॉल्यूशन ले लेंगे। यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लिया अपन ने, इसी में कुछ एसिडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें H2SO4 भी डाल देते हैं। डबल सोल्ट सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जिसमें 2 कैटायन और 2 एनायन हो। सिंपल सोल्ट जैसे NaCl है, जिसमें 1 कैटायन और 1 एनायन हो, उसको बोलते हैं सिंपल सोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले एनोड रिएक्शन होगी, फिर आपकी कैथोड रिएक्शन होगी। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और आपकी कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ पे ये नेट रिएक्शन अगर देखोगे तो नो चेंज अपने को मिलेगा, पर इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर आयन जो है जो एनोड का है वो आपका डिज़ोल्व होता जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, और जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो आपकी इसके नीचे ही क्या हो जाएगी, सेटल डाउन, जिसको एनोड मड और एनोड स्लज बोलते हैं। और जो सॉल्यूशन में कॉपर आयन प्रेजेंट है वो आपका क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लेके आपका यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। जो कॉपर आपकी डिपॉजिट होती जाएगी आपकी कैथोड के ऊपर, और आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल प्योर कॉपर मेटल मिलेगा। ठीक है, डायग्राम उतार दिया होगा आपने। चलिए दूसरी बात करते हैं अब आपका चलिए देखिए दूसरा आपका जोन रिफाइनिंग मेथड। ठीक है, जोन रिफाइनिंग मेथड क्या चीज़ है आपकी। जोन रिफाइनिंग मेथड आपका देखिए होता क्या है, उसमें हम यही करेंगे, सबसे पहले क्रूड मेटल है आपका, उसको हम ब्लॉक या रोड में चेंज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जो क्रूड मेटल है आपके पास उसको हमने क्या करा कि एक रोड के अंदर चेंज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रोड के अंदर चेंज करा। ठीक है, रोड के अंदर हमने इसके अंदर क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ये आपका क्रूड मेटल है। ठीक है, ये आपका क्रूड मेटल है। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक साइड से एक सर्कुलर हीटर ले लिया। ठीक है, ये आपका सर्कुलर हीटर है। यहाँ पे मतलब आपने इस रोड को यहाँ पे सपोज कीजिए आपके पास ये रोड है, इसके पास हमने क्या किया है, यहाँ पे जो स्प्रिंग है आपके पास, आपने देखी होगी हीटर की स्प्रिंग, उसको हमने क्या किया, इसको इसके चारों तरफ इस तरह से फिट कर दिया। और हम एक एंड से इस सर्कुलर हीटर को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाते हैं स्लोली। अब होगा क्या यहाँ पे देखिए,
ये जो मेथड है वो बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यहाँ पे ये जो है वो कहता है कि जो इम्प्योरिटी है आपकी, वो आपकी क्या होती है, फास्टली डिजोल्व होती है किसमें, मोल्टन स्टेट में। इम्प्योरिटी आर फास्टर डिजोल्व इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट मतलब मेल्ट एरिया, जो आपका मेल्ट एरिया है उस साइड आपका डिजोल्व जल्दी होगी। तो हमने क्या किया, ये जो आपकी रोड है इसको एक साइड से गर्म करना शुरू किया। गर्म करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो क्रूड मेटल है, यहाँ पे जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, आपका मेल्ट होगा, बिल्कुल मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। और इसके अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो वहाँ पे सपोज कीजिए ये आपकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है। ये इम्प्योरिटी क्या करेगी, आगे की साइड क्या करेगी, जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका मोल्टन एरिया है। इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट थी आपकी किनारे की साइड, आपने जैसे ही गर्म किया तो वो आगे की साइड मूव करते जाएगी, क्योंकि इम्प्योरिटी आर फास्टर डिजोल्व इन मोल्टन स्टेट। वो जहाँ पे आपका मेल्ट एरिया है वो उसकी साइड क्या होती जाएगी, जाती जाएगी। अब जाती जाएगी आपकी इस साइड आपकी मूव करती चली जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या होता जाएगा, ये धीरे धीरे आपका क्या होता जाएगा, मूव होता जाएगा। और यहाँ पे एक सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी कि ये आपका जो सर्कुलर हीटर है, यहाँ पे ये आपका जो सर्कुलर हीटर है वो आपका एक साइड से दूसरी साइड आप इसने ट्रेवल कर लिया। यहाँ पे आ गया सर्कुलर हीटर आपका, ये आपका क्या है, सर्कुलर हीटर, ठीक है बेटा। ये आपका सर्कुलर हीटर है और यहाँ पे ये जो इम्प्योरिटी है वो आपकी क्या आ गई, यहाँ पे इकट्ठी होगी। देखिए इम्प्योरिटी आपकी ऐसी बात नहीं कि अलोंग द फुल लेंथ में है। अब इम्प्योरिटी यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी आपकी, अब यहाँ पे भी आपकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी। जैसे ही आपका सर्कुलर हीटर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगी, ये इम्प्योरिटी आगे चली जाएगी। जैसे यहाँ पे आएगा सर्कुलर हीटर तो ये आपकी इम्प्योरिटी जो थी वो आगे चली जाएगी। मतलब आपको एंड द यहाँ पे लास्ट में आपको क्या मिलेगा कि इम्प्योरिटी जो है वो एक साइड क्या होगी, इकट्ठी हो चुकी है आपकी। जहाँ पे साइड में जाती आप इस सर्कुलेटर को क्या कर दोगे, ऑफ कर दोगे। अब ऑफ करते ही इसको रिमूव कर लो और जहाँ पे इम्प्योरिटी प्रेजेंट है आपकी, ये इम्प्योरिटी प्रेजेंट, इसको कट कर दो। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को आपको क्या करना है, सेवरल टाइम रिपीट करना होता है। मतलब जोन रिफाइनिंग में जो सर्कुलर हीटर है वो क्या करना है, आपको एक डायरेक्शन में बार बार रिपीट करना है। मतलब पहली डायरेक्शन में इस साइड रिपीट करना है, दोबारा हीटर को वापस लेकर आओ, फिर दोबारा यहाँ पे रिपीट करो। ऐसे नहीं कि आपने एक बार तो इस साइड में रिपीट करवा दिया फिर दोबारा, वो तो फिर आपकी इम्प्योरिटी जो पहले एक साइड से दूसरी साइड गई तो फिर आपकी वो तो मूव ऐसे करती रहेगी इम्प्योरिटी, क्योंकि इम्प्योरिटी जो है वो आपका मोल्टन स्टेट में ज़्यादा फास्टर डिजोल्व होती है, उस साइड जाना चाहती है। तो हम क्या करते हैं, इस हीटर को एक बार दोबारा यहाँ पे लेके आएंगे, इम्प्योरिटी थोड़ी बहुत प्रेजेंट भी होगी इसके अंदर, तो वो क्या होती जाएगी, दोबारा आपकी मोल्टन एरिया की साइड जाती जाएगी। फिर अगर दोबारा करोगे, दोबारा आपकी जो इम्प्योरिटी वो फाइनली आपकी क्या होगी, रोड के एक एंड की साइड सेटल डाउन हो जाएगी। हम क्या करेंगे, उस रोड को काट देंगे और यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो मेटल आपका कैसा मिलेगा, ये जो रोड मिली है आपको वो कैसी मिली है, प्योर मेटल मिली है। क्या मिली बेटा आपको, प्योर मेटल। यहाँ पे कैसी थी आपकी, क्रूड मेटल थी, ठीक है। ये आपका है जोन रिफाइनिंग आपका मेथड। जोन रिफाइनिंग मेथड जो है, ये जो प्रोसेस होता है सारा, ये इनर्ट एटमॉस्फेयर में होता है। इनर्ट एटमॉस्फेयर में अपन इनर्ट गैसेज ले लेते हैं, हीलियम, नियॉन, CO2 गैस, इस तरह की अपन कोई गैस ऐसी ले लेंगे जो कि इनर्ट नेचर की होंगी। मतलब कुल मिला के बात, ये जोन रिफाइनिंग मेथड होगा वो आपका किसके अंदर होगा, यहाँ पे जो आपका ये एनवायरनमेंट है वो कैसा है, इनर्ट नेचर का है, इनर्ट एटमॉस्फेयर है। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि आपके जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन ना हो उसके, क्योंकि मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया तो दोबारा वो आपका क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड बना सकता है और कुछ भी बना सकता है आपका मेटल ऑक्साइड। तो हम क्या चाहते हैं, एक प्योर मेटल चाहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम क्या करते हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं। तो मोल्टन रिफाइनिंग जो आपका जोन रिफाइनिंग आपका मेथड है, उसमें आपका जो इम्प्योरिटी है वो
रोड के एक साइड से दूसरी साइड हम क्या कर देते हैं, इकट्ठी कर देते हैं, और जो इकट्ठी आपकी इम्प्योरिटी उसको कट करके हम प्योर मेटल को ऑब्टेन कर देते हैं। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। ये आपकी क्या है, जोन रिफाइनिंग मेथड। जोन रिफाइनिंग मेथड जो है वो किस में काम आता है, देखिए जोन रिफाइनिंग मेथड जो है वो आपका, जिसमें हम मिले हाईली प्योरिटी मेटल चाहिए, जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं। क्या है बेटा, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें काम आएगा। सेमीकंडक्टर आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इस तरह के, ठीक है। और इसमें जो न्यूक्लियर प्लांट है आपके, न्यूक्लियर जो प्लांट होते हैं, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम भी हमें प्योर मेटल चाहिए। और यूरेनियम में आपके यहाँ पे क्या है, जो यूरेनियम हो उसको भी प्योर, मतलब अल्ट्रा प्योर जो मेटल है, मतलब प्योर, आपको प्योर से प्योर भी चाहिए। तो यहाँ पे हम उन मेटल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, जोन रिफाइनिंग मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बस सिंपल सा मेथड आपका, रोड को हम एक साइड से सर्कुलेटर से गर्म करता लेके आएंगे, इनर्ट एटमॉस्फेयर की प्रेजेंट में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो वो क्या होती जाएंगी, आपकी मोल्टन स्टेट में डिज़ोल्व होती जाएंगी, वो एक एंड से दूसरे एंड तक इकट्ठी होती जाएंगी। पर यहाँ पे रिपीटिशन जो करना होता है अपने को, सर्कुलर हीटर को एक ही डायरेक्शन में करना होता है। ठीक है, तो फाइनली आपको जो इम्प्योरिटी वो एक साइड आ जाएगी, उसको कट कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में लिखना फटाफट जल्दी से, इसमें लिख दो बेटा। द इम्प्योर मेटल इज कन्वर्टेड इनटू, द इम्प्योर मेटल कन्वर्टेड इनटू ए बार रोड, इनटू बार और रोड which is heated at one end, which is heated at one end with a circular heater, with a circular heater, so that impurity are dissolve in molten state area, molten state area, and this process is repeated, several times, till the impurity are completely removed या ड्राइवन कर दो। ड्राइवन मतलब आपने इम्प्योरिटी एक साइड ड्राइवन कर दी, ड्राइवन टू वन एंड ऑफ रोड, which is then cut off, and we get pure metal, स्टार करके एक बात लिख देना बेटा। जोन रिफाइनिंग मेथड occur in inert atmosphere to prevent oxidation of metal, तो अभी तक आपके कितने प्रोसेस हो गए बेटा, यहाँ पे डिस्टिलेशन हो गया। डिस्टिलेशन में आपको देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका वो मेटल का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए और मोर वोलेटाइल हो। दूसरा आपका था कोई इसका लिक्वेशन में आपका मेल्टिंग पॉइंट कम हो मेटल्स का। और यहाँ पे थर्ड जो था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और इसमें एनोड मड आपको ध्यान में रखना है, स्लज, एनोड स्लज क्या होता है आपका। और उसके बाद अपन ने जोन रिफाइनिंग देखी थी। जोन रिफाइनिंग में आपका यहाँ पे हम क्या करते थे, एक रोड की सहायता सर्कुलर हीटर में आप हीट करते थे,
उसके एक एंड पे हम इम्प्योरिटी ड्रॉन कर ले हैं, फिर उसको कट कर देते थे। उसके बाद यहाँ पे आपका है वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है। तो आपका जो 5th जो मेथड है वो आपका वेपर फेज रिफाइनिंग, आप लिख लेना 5th वेपर फेज रिफाइनिंग। नाम से ही कुछ पता चल रहा है कि ये जो रिफाइनिंग है वो वेपर फेज में कुछ होने वाला, मतलब वेपर फेज यहाँ पे कुछ आपका काम में आएगा, ठीक है। वेपर फेज में हम बेसिकली 2 प्रोसेस मैंने आपको जैसे पहले बताया था, इसमें मोल्ड प्रोसेस पढ़ेंगे और वैन आर्कले मेथड पढ़ने वाले हैं। देखिए वेपर फेज रिफाइनिंग में हम करते क्या है बेसिकली, एक बार मैं आपको बता दूं। इसमें हम आपका जो क्रूड मेटल है, जो आपका क्रूड मेटल है उसको हम कुछ केमिकल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे, कुछ सुटेबल रिएजेंट के साथ, स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे। मतलब यहाँ पे कोई आपके रिएजेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपका आयोडीन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मोल्ड प्रोसेस मिलेंगे, और जबकि I2 मतलब आपका ये जो है वैन आर्कले मेथड मिलेंगे। मतलब ये सुटेबल रिएजेंट है जो कि क्रूड मेटल को साथ मिलकर इसको वोलेटाइल नेचर बना देंगे। क्या कर देंगे, क्रूड मेटल के साथ मिलकर ये इसको क्या कर देंगे, वोलेटाइल नेचर के बना देंगे। मतलब यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, वोलेटाइल कंपाउंड बनेगा। हाँ या ना, नो डाउट यहाँ पे हीट आपकी जरूरत पड़ेगी, T1 मैं उसको ले लेता हूँ। और यहाँ पे जो वोलेटाइल कंपाउंड होगा, ठीक है, ये आपका अनस्टेबल भी है, ये भी ध्यान में रखना है, पर बनेगा। और हम क्या करते हैं, ये वोलेटाइल कंपाउंड बन गया तो यहाँ पे जो क्रूड मेटल के अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो वेपर बनने के फ़ायदा ये है कि जो आपका मेटल्स बना है वो वेपर में आ चुका है, और पीछे क्या रह गया, आपका इम्प्योरिटी रहेगा। मतलब पहले आपके पास मेटल और इम्प्योरिटी दोनों थी, जैसे रिएजेंट डाला आपने तो उसने मेटल के साथ रिएक्ट करके, और जैसे आप हीट तो कर रहे हो उसको क्या बना दिया, वेपर बना दिया। पीछे क्या रह गया, आपकी इम्प्योरिटी बाहर रह गई, ठीक है। और यहाँ पे जो वोलेटाइल कंपाउंड बनना है आपका वो अनस्टेबल है, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कर देंगे। थर्मल क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, और यहाँ पे टेम्परेचर दे देंगे T2। पर आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जो T2 टेम्परेचर वो ऑलमोस्ट सम टाइम आप ये देखोगे कि ये जो टेम्परेचर वो T1 से क्या होगा, 2 या 3 टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ आपको कि ये जो टेम्परेचर वो 2 से 3 टाइम्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर होगा, ठीक है। सपोज़ कीजिए अगर यहाँ पे टेम्परेचर आपका 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब सपोज़ कर लो आप यहाँ पे, या 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे आपका 200 या 300 डिग्री सेल्सियस आपका होगा। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं है वोलेटाइल कंपाउंड का थर्मल डिकम्पोजिशन कर दोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल ऑब्टेंड होगा, और जो आपने रिएजेंट यूज़ करा था वो एक तरीके से वापस एज इट इज़ आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं कि वेपर फेज रिफाइनिंग में जो क्रूड मेटल है वो आपका कुछ सुटेबल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि आपका अनस्टेबल वोलेटाइल कंपाउंड बनेगा, जो कि फर्दर थर्मल डिकम्पोजिशन के कारण आपका यहाँ पे प्योर मेटल ऑब्टेंड होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। तो आप लिख देना फटाफट, वेपर फेज रिफाइनिंग होता क्या है कि इन दिस मेथड क्रूड मेटल इज रिएक्ट विद सम सुटेबल रिएजेंट। इन दिस मेथड crude metal is react with some suitable reagent and form unstable volatile compound after thermal decomposition it will give pure metal. After thermal decomposition it will give pure metal along with reagent. This process is known as vapor phase refining.
ठीक है ना। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि वेपर फेज रिफाइनिंग की कंडीशन क्या होती है, तो आप हेडिंग सब हेडिंग करना कंडीशन फॉर वेपर फेज रिफाइनिंग। ऐसा नहीं कि हर कोई मुँह उठा के आपके यहाँ पे वेपर फेज रिफाइनिंग में आ जाएगा। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में कौन कौन से आएंगे, तो आप हेडिंग करना कंडीशन फॉर वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग के कंडीशन क्या क्या हैं, तो एक तो कंडीशन ये है कि वे मेटल आपके पार्टिसिपेट करेंगे जो कि वोलेटाइल कंपाउंड बनाए, पहली बात। दूसरा, वोलेटाइल कंपाउंड बना तो लिया, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन ईजिली हो सके और अपने को प्योर मेटल आराम से ईजिली ऑब्टेन हो सके। तो दो तरीके होगी, मतलब दो इसकी कंडीशन होगी, वोलेटाइल कंपाउंड बने और वोलेटाइल कंपाउंड का थर्मल डिकम्पोजिशन भी ईजिली हो। पता चली यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करना ही पॉसिबल नहीं हो रहा तो यहाँ पे वो आपका वेपर फेज रिफाइनिंग में नहीं काउंट किया जाएगा, मतलब वो आपका लेंगे नहीं, क्योंकि उसमें कॉस्ट आपका ज़्यादा पड़ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही मेटलर्जी में बताया था, हम उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे जिसमें आपका इजी और कन्वेंस हो, मतलब जिसमें लागत भी कम लगे और ईजिली भी हो। इस पर लिख देना कंडीशन फॉर वेपर फेज रिफाइनिंग। फर्स्ट लिख दो, मेटल शुड फॉर्म volatile compound, metal should form volatile compound with suitable reagent। पहले तो कंडीशन ये होगी। सेकंड लिख दो बेटा, volatile compound should be easily decomposable। volatile compound should be easily decomposable। ठीक है, आपने लिख दिया। अब वेपर फेज रिफाइनिंग दो प्रोसेस से करेंगे, एक तो आपका कौन सा मोल्ड प्रोसेस और दूसरा आपका वैन आर्कले मेथड। फटाफट ये राइट डाउन कर दो। अब लिख दो मोल्ड प्रोसेस। ठीक है, मोल्ड प्रोसेस में होता क्या है कि यहाँ पे हम जो मेटल्स है आपके पास, जो आपकी इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल का रिएक्शन हम कार्बोनाइल के साथ करेंगे। मतलब कार्बोनाइल आपका जो ग्रुप कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे T1 टेम्परेचर देंगे। यहाँ पे क्या बनाएगा आपका, यहाँ पे आपका ये मेटल कार्बोनाइल बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, मेटल कार्बोनाइल। और इस मेटल कार्बोनाइल का टेम्परेचर T2 देंगे, जो कि जनरली आपका 2 या 3 टाइम ज़्यादा होगा। और यहाँ पे आपको मेटल मिलेगा और यहाँ पे कार्बोनाइल, जितने आपके कार्बोनाइल है यहाँ पे वापस एज इट इज़ मिल जाएंगे। जिसमें यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे निकल प्लस में कार्बोनाइल और यहाँ पे निकल, ये कंपाउंड टेट्रा कार्बोनाइल आपका निकल, ये कंपाउंड बना है। और इसमें टेम्परेचर दिया, थर्मल डिकम्पोजिशन किया, जिसमें अपने को निकल मिला प्लस में 4CO। यहाँ पे जो निकल है और वहाँ पे निकल है उसमें फ़र्क है। इसमें आपकी क्या है, इम्प्योर मेटल है, ये इम्प्योर मेटल है, जबकि यहाँ पे जो आपको मेटल मिला वो कैसा है, प्योर मेटल है। और ये आपका जो बना है वो क्या है, टेट्रा कार्बोनाइल निकल, जिसका नाम है, ये आपका वेपर मतलब वोलेटाइल कंपाउंड आपका बनाया है। टेम्परेचर की अगर बात करूँ मैं, तो इसका एग्जैक्ट डाटा लिख देता हूँ। 330 से लेके बेटा 350 केल्विन टेम्परेचर है, और यहाँ पे आपका है 450 से 470 केल्विन। ये आपका मोल्ड प्रोसेस में काम आता है। तो इसमें याद ये रखना है कि निकल के लिए काम में आएगा तो MN अल्फ़ाबेट में एक साथ यूज़ होते हैं, M और N, मतलब KLMN, तो साथ साथ आते हैं। मोल्ड प्रोसेस में निकल यूज़ होगा बस। वैन आर्कले मेथड में GTV आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में सीधा पूछता है कि मोल्ड प्रोसेस किस मेटल के लिए काम में आता है। ठीक है ना।
तो ये मेटल्स इसलिए ध्यान में रखने। वैन आर्कले मेथड में आप देखोगे कि जी टी वी आप देखते हो आया ना, तो इसमें जी से जिरकोनियम हो जाएगा और टी से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइटेनियम। तो जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज होगा वी से वैन आर्कले मेथड। बस मोल्ड प्रोसेस में आपका यही है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे किसका, वैन आर्कले मेथड। ठीक, फटाफट इसको उतार दे। चलिए बात करते हैं वैन आर्कले मेथड। देखिए वैन आर्कले मेथड बेसिकली वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड होता है, ठीक है। तो एक तरीके से इसमें हम क्या करते हैं, जो क्रूड मेटल है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, हीट करते हैं और हीट करके उसको वेपर फेज में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। वेपर फेज में चेंज करने से फ़ायदा क्या होगा, जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो वेपर फेज में चेंज नहीं होगी, तो हम सबसे पहले क्रूड मेटल को चेंज किस में करते हैं, वेपर फेज में चेंज करते हैं। और आपकी इम्प्योरिटी जो वो लेफ्ट रह जाती है, पीछे रह जाएगी, क्योंकि वो तो वेपर फेज में चेंज नहीं होगी। अब वेपर को हमने क्या कर लिया, एक साइड इकट्ठा कर लिया। अब उसको हम क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं दोबारा, और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्योर मेटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, प्योर मेटल ऑब्टेन होगा। देखिए जो क्रूड मेटल है आपका, उस पे हम यहाँ पे T1 टेम्परेचर देते हैं, मतलब टेम्परेचर तो देंगे ऑब्वियसली बात है, और यहाँ पे T2 टेम्परेचर होगा। आपको यहाँ पे ये विशेष ध्यान रखना कि वैन आर्कले मेथड जो आपका, मतलब ये वेपर फेज रिफाइनिंग जो मेथड होते हैं, उसमें जो T1 और T2 है, इसका रेशियो जो है अप्रोक्सीमेटली, अगर ये T1 है तो T2 जो हुआ आपका जो टेम्परेचर होगा 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है, अगर सपोज कीजिए T1 टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है तो ये आपका 50 होगा, ये आपका 75 डिग्री सेल्सियस होगा। आ रही बात समझे। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ वैन आर्कले मेथड यहाँ पे किस में काम आता है। एक तो जर्कोनियम जो आपके हैं, जर्कोनियम है, और आपका यहाँ पे टाइटेनियम है। इन मेटल्स को हम प्योर करने के लिए वैन आर्कले मेथड यूज़ करते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं आप उन टाइटेनियम ले लिया और उसको हम रिएक्शन कराते हैं आयोडीन के साथ। ऐसे कोई सेलेक्टिवली रिएजेंट्स होते हैं जो कि इसको वेपर फेज में आराम से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, इसको चेंज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे फिर इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे, जो इम्प्योरिटी वो पीछे रह गई। यहाँ पे जो आपकी टाइटेनियम है, वो टाइटेनियम कैसा है, क्रूड मेटल का है, ना। और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया दोबारा। डिकम्पोज करते ही यहाँ पे आपके पास टाइटेनियम जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, प्योर मिलेगा। और इसके साथ जो आपको आयोडीन जो आपने लिया था गैस, वो एज इट इज़ मिल जाएगा। यहाँ पे जो टाइटेनियम मिला वो कैसा है, प्योर है, ठीक है। इसी तरह से जैसे जर्कोनियम है, उसको आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम होगा, जर्कोनियम I4, यहाँ पे ये वोलेटाइल नेचर का हो गया। ये कैसा है, वेपर फेज, इसकी वेपर फेज है, ठीक है। यहाँ पे भी इसकी क्या है, वेपर फेज है। इसको जैसे डिकम्पोज करोगे आप तो आपको ZR और प्लस में 2I, ठीक है। टेम्परेचर की अगर बात करूँ तो मैं टेम्परेचर भी लिख देता हूँ यहाँ पे बेटा। टाइटेनियम में जैसे आपका यहाँ पे टेम्परेचर है तो 523 केल्विन है। इसका जस्ट ट्रिपल टेम्परेचर कितना होता है आपका, 1500 के आसपास होता है। मतलब आपको अप्रोक्सीमेट अगर याद भी ना रहे तो आप एग्ज़ाम में 500 केल्विन और यहाँ पे 1500 केल्विन लिख सकते हो। मैं एग्जैक्ट डाटा लिख रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो दूसरा है वो आपका है 1700 केल्विन। 1500 केल्विन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको ये ध्यान में रखना कि 3 टाइम आपको बढ़ा के लिखना होता है टेम्परेचर। जर्कोनियम में टेम्परेचर अगर देखें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 870 केल्विन है और यहाँ पे आपका है 2075 केल्विन, ठीक है। इतना आपका एक केल्विन होता है। अगर आपको टेम्परेचर भी याद ना रहे
तो आप करना क्या, वहाँ पे स्मार्ट वे यूज़ करना है, इसको T1 लिख देना और यहाँ पे T2 जो है वो T2 इज़ ग्रेटर देन T2, बस बात खत्म। यहाँ पे भी क्या है T1 और यहाँ पे जो T2 लिखो वो क्या लिख दोगे, T2 इज़ ग्रेटर देन T1। भाई T2 जो होगा T1 से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। टेम्परेचर याद ना रहे तो उस टाइम पे ये यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, वैन आर्कले मेथड है। वैन आर्कले मेथड में क्या करते हैं, जो क्रूड मेटल उसको वाले वेपर फेज में चेंज करते हैं, जिसके कारण इम्प्योरिटी आपकी पीछे रह जाती है। इम्प्योरिटी आपके पीछे रहेगी, उस वेपर को हमने इकट्ठा कर लिया, उसको डिकम्पोज करके प्योर मेटल मिल जाएगा। क्योंकि जो वेपर में आएगा, वेपर में मिलेगा, वो आपके वेपर में यही तो है, इम्प्योरिटी तो पीछे रहेगी आपकी। उसको जैसे डिकम्पोज करोगे तो आपको ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टाइटेनियम जो है वो प्योर मिलेगा, आया ना। जो आपको टाइटेनियम सॉलिड होगा प्योर मिलेगा, जर्कोनियम जो होगा वो भी आपको कैसा मिलेगा, सॉलिड मिलेगा। फटाफट एक बार लिख दो इसके बारे में जल्दी से। In this method, crude metal is heated with a suitable substance. इसमें लिखना बेटा। In this method, the crude metal is heated with a suitable substance, so that the pure metal convert into अनस्टेबल प्योर फेज। अनस्टेबल होती है जो आपकी वेपर फेज, वो कैसी है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल वेपर फेज leaving behind impurity, the unstable compound further decompose by heating to give pure metal, and this process is known as Van Arcle method. नेक्स्टली आगे स्टार करके लिख दो। Van Arcle method basically used for zirconium and titanium metals। ठीक है, ये आप उतार लोगे इसको, ठीक है बेटा। मतलब आपको जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए काम में आती हैं। टेम्परेचर याद रखो तो याद रख सकते हो, नहीं तो मैंने आपको T1 और T2 देखिए बेटा। ये क्वेश्चन आपका पूछा था वैन आर्कले मेथड, इसी साल का, ये अभी 2020 में आपका जो पेपर हुआ बेटा, सेट आपका थर्ड है। इसमें 33 क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आया था ये, कि I2 इन द मेटल एनर्जी ऑफ जर्कोनियम। मैं साइड में आपको दे दूंगा, इसको देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा था वैन आर्कले मेथड में। तो आपको यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी मेथड है, वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड है, और यहाँ पे इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है सोडियम साइनाइड इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन जो कि अपन और ड्रेसिंग में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे मेटल एनर्जी ऑफ आपका Fe है, ये अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी 2 जैसे क्वेश्चन है, 3 नंबर का आपका ये यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन इसमें, तो 2 नंबर आपके यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। ठीक है, ये जो लास्ट वाला लाइमस्टोन इन मेटल एनर्जी ऑफ आयरन, ये आपका हम एलिंगम डायग्राम और मेटल एनर्जी ऑफ आयरन है, कॉपर है, इसके 2 चीज़ देखेंगे। और देख लीजिए आप यहाँ पे साथ साथ क्वेश्चन भी देख लीजिए अगर आपको टाइम मिलता है, नहीं तो आप उन बाद में सारे जो हैं 5-10 साल के जो भी पेपर हैं उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।